रेगुलर ऑर्बिटल थियरी के एक और एपिसोड में मैं आपका वेलकम करता हूं। और देखिए सवाल क्या है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, O2 का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ या N2 प्लस का बताओ। मेरी ट्रिक जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी MOT के पार्ट 2 में, उसमें ये तो आसानी से पता लग जाता है बगैर MO2 लगाए भी, डायग्राम बनाए भी, कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। और इससे जेईई मेंस, नीट या दूसरे कंपटीशन के सवाल हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो एडवांस में पूछ लिया कि O2 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है या N2 प्लस का कितना है, तो फिर मेरी ट्रिक ये तो बताती है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। ये तो बताएगी कि ये भी पैरा है, ये भी पैरा है, लेकिन ये नहीं बताएगी इन दोनों में कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसे लास्ट तक देखिए। हम एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे आज जहां मेरी ट्रिक हो जाती है फेल, जो मैंने बताई है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ठीक, थोड़ा सब्र कीजिएगा। आपको सिखाया गया होगा कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम या 14 के बराबर है तो क्या पैटर्न यूज करते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ये वाला तो कॉमन है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हुए इतना तो तब भी लिखना पड़ेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो ये तो कॉमन चलता है, ये तो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तब भी लिखना पड़ता है, कम हो तब भी लिखना पड़ता है, लेकिन इसे लिखने का कोई फायदा है नहीं। अगर आपको 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, अगर आपका जो दिया गया स्पीशीज है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दो बॉन्डिंग से दो एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, ऐसे यहाँ पर भी कैंसिल, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। पैरा डाया से भी इनका कोई मतलब नहीं होगा। अगर दी गई स्पीशीज में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर क्या करें। सुनो, अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो मेरा आपको कोड वर्ड याद रखना है 21-21 21-21। 2021 में भैया सब कुछ कम हुआ है, आमदनी कम हुई है, पैसा कम हुआ है, पढ़ाई कम हुई है। तो अगर 14 से कम है तो कम में कम वाला 21-21 आएगा। और अगर मान लीजिए ज्यादा है 14 से तो 1 इधर ले आओ, 12-21 आएगा। अब क्या मतलब है 21-21 का और क्या मतलब है 12-21 का, वो मैं समझाता हूं। इनका कोई रोल नहीं रहेगा, इन्हें मैं अब कभी यूज नहीं करूंगा। ठीक, इनसे आगे के ऑर्बिटल में यूज करूंगा जिनके लिए 21-21 या 12-21 आ रहा है, उसे समझ लो आप। लो जी, समझो क्या मतलब है 21-21 का। दो मतलब दो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ये π2px π2py आते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। तो दो तो आया है इनके लिए, फिर सिग्मा 2pz आता है, एक आया है उसके लिए, फिर इन 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी सेम आती है, इनके लिए 2 आया है, फिर 1 ये ऐसे। और अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो ये सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा π2px π2py, और उसके बाद क्या आएगा π स्टार 2py π स्टार 2pz, और फिर क्या सिग्मा स्टार 2pz। ये सिग्मा पहले आ गया तो 1 2 2 1। अब आया समझ में मैं क्या कह रहा था, 21-12 और 12-21। इसका फायदा देखो, O2 में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 16। अगर 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो वो 14 से ज्यादा है, ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पहले आ गए, अरे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 8 उनको मानकर चलो। एक बार बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। 8 तो वो 2 10
इनकी एनर्जी सेम है, तो हुंस रूल के अकॉर्डिंगली एक एक भरे जाएंगे पहले, फिर पेयरिंग होगी। कितने हो गए? 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14 15 16। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में? सबको दिखाई दे गए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। और दोनों के दोनों कहाँ है? एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ऑक्सीजन के लिए कितना स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा? ऑक्सीजन का होगा √2 × 2 + 2 मतलब √8 बोहर मैग्नेटॉन। आया समझ में? अरे n की जगह 2 रख दो, प्रीवियस वीडियो में बताया था मैग्नेटिक मोमेंट n × n + 2 होता है, तो √8 बोहर मैग्नेटॉन हो जाएगा। अगर मुझे N2+ लेना है तो एक इलेक्ट्रॉन मुझे कम करना होगा, 15 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे क्योंकि, और यहाँ पर अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ओनली 1, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? इसके लिए, किसके लिए? N2+ की वैल्यू कितनी है? 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1 × 1 + 2 मतलब √3 बोहर मैग्नेटॉन। तो N2+ का √3, O2 का √8 बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। आई होप समझ में आया होगा। ये देखिए एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए और सब अपने आप करने की कोशिश कीजिए। मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम द मेटल टू ऑक्सीजन। तो क्या क्या स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला, O2 इज फिजिजॉल्व्ड। भैया जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम द मेटल टू ऑक्सीजन, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन हुई है तो केमिजॉर्प्शन होगा, फिजिजॉर्प्शन नहीं होगा। पहला गलत है। हीट इज रिलीज, ये सही है। एड्सॉर्प्शन कैसा भी क्यों ना हो उसमें हमेशा हीट रिलीज होती है, बी सही है। सी, ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p ऑफ O2 इज इंक्रीज। थोड़ी देर पहले मैंने O2 का MOT डायग्राम बनाया था जो अब भी लिखा हुआ है। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन देगी तो कहां पे आएंगे? पाई स्टार में आएंगे। ये जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखे हैं इलेक्ट्रॉन, ये कौन से हैं? जो मेटल दे रही है ऑक्सीजन को, तो कहां पे आएंगे? पाई स्टार में आएंगे, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर 2p ऑर्बिटल में आएंगे। तो सी भी सही है। डी, बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, ये भी सही है। जरा देखो, अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। अरे यार देखो ना, ये 2 और 2 4, ये 2 और 2 4, ये तो कैंसिल ही हो गए। क्यों भाई? बचा क्या? 2, तो 2 - 0 का हाफ, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा ये तो तय है। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो डी भी सही है। बस पहला ऑप्शन गलत था, बी सी डी सही है। अगर डी को लेके कंफ्यूजन है तो भैया नहीं होना चाहिए, एडवांस का लेवल तो ऐसा ही है। जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, माइनस वाली चीज बढ़ रही है तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो मेरा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। सोच लो, चारों ऑप्शन में आखिर के 3 सही हैं। ये एडवांस 2016 का सवाल है अकॉर्डिंग टू MOT। ये तो मेरी प्रीवियस टेक्निक से ही हो जाएगा, ट्रिक से। इसमें आपको MOT डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। C2 - 2 इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। 6 × 2 = 12 + 2 14। 14 इज एन इवन नंबर, तो डायमैग्नेटिक होगा, सही है। ये सही है ना? हाँ ये सही है। दूसरा, O2 + 2 is expected to have a larger bond length। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। O2 का कितना? 2। O2 + 2 का निकालना है। O2 + 2 मतलब 8 × 2 = 16 में से 2 गए, बचे 14, यानी कि N2 के जितना बॉन्ड ऑर्डर मतलब के 3। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। और क्या लिखा है? बॉन्ड लेंथ लार्ज हो रही है। गलत लिखा है, ये सही नहीं हो सकता। N2 + and N2- have the same bond order।
कल जो प्रीवियस वीडियो थी सेकंड पार्ट उसका इलस्ट्रेशन है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर शायद 2.5 आता है, निकाल लेना, हो गया, सेम ही आएगा। बी He2+ हैज द सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड हीलियम एटम। बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी हमेशा घटती है, चाहे मॉलिक्यूल अनस्टेबल बने चाहे स्टेबल। जब तक बॉन्ड नहीं बना है आइसोलेटेड गैसियस एटम की एनर्जी हमेशा हमेशा ज्यादा रहती है वो बॉन्ड बनाने के, क्योंकि इच्छुक रहते हैं। एक बार बॉन्ड बना तो एनर्जी घटी, तो इसलिए ये डी वाला भी बिल्कुल क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत बात कही है इन्होंने। ये देखो ये सवाल भी आसानी से हो जाएगा मेरी ट्रिक से, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मोस्टली सवाल मेरी ट्रिक से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं जाइएगा मत। जो मैंने एमओटी डायग्राम की ट्रिक बताई है उसके भी फायदे बताऊंगा आज मैं। होमो ल्यूमो पे जो आईआईटी एडवांस में प्रॉब्लम आ रही है उनमें मदद मिलेगी उससे। देखो क्या पूछा है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होना चाहिए और ग्रेटर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो हाईएस्ट इन्हीं के होंगे। इनके तो बॉन्ड ऑर्डर इसका एक है, इसका भी कमी है, तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। बॉन्ड ऑर्डर तो हाईएस्ट है और सेम है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है, तो N2+ में 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये हो गए कितने एंटी बॉन्डिंग, 2 + 2 4 एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ कितने भरने हैं 15, तो 2 4 6 8 6, इसमें हो गए 5 एंटी बॉन्डिंग। ये देखो ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं ना दूसरे कॉलम के, तो इसमें 5 एंटी बॉन्डिंग है, इसमें 4, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन भरने थे, इसमें 15 हाँ, तो इसमें 5 एंटी बॉन्डिंग है, ये आंसर है। तो बी O2+ आंसर है, क्योंकि उसमें 5 एंटी बॉन्डिंग है, देख लो आप। और अगर डायग्राम से करना है यार उससे कर लो। ऑक्सीजन का देखो आप, तो ये हो जाएगा 12 पहले आएगा ना, तो सिग्मा 2pZ2, तो पाई 2px पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, तो 8 और 2 10 और 2 12 2 14 और 1 15। तो एंटी बॉन्डिंग में इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, और उसमें देख लेते हैं कितने आएंगे। N2+ का क्या होगा 13, तो इसका कम हो जाएगा, तो 21 होगा ना, तो पाई 2px पाई 2py, 8 और 2 10 और 2 12 सिग्मा 2px। हाँ इसमें होगा ही नहीं, तो ट्रिक से भी वही रिजल्ट आ रहा है, और जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं उनसे भी वही आ रहा है। ठीक है, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब मेरी ट्रिक का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये हो सकता है कि उससे कुछ बातें ऐसी हैं जो हिडन रहती हो, जैसे कि यहाँ पे ये पता नहीं लग पा रहा था कि अगर मैं ये 2 लिख दूं तो ये 2 अनपेयर्ड है या पेयर्ड है। उसके लिए बस मुझे एमओटी डायग्राम की जरूरत पड़ती है। O2 वाला केस बता रहा हूँ यार, O2 में मुझे ये तो नहीं पता लग पाया था कि 2 इलेक्ट्रॉन उसमें अनपेयर्ड है, तो कौन से ऑर्बिटल में है, बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में है, और कैसे है। ठीक है, ये पता नहीं लग पाया था। बस देखो जैसे ये वाला सवाल है एडवांस का, यहाँ मेरी ट्रिक काम में नहीं आएगी। एक्चुअली जो 2 पैटर्न मैंने बनाए हैं, एक 14 या 14 से कम वाला, दूसरा 14 से ज्यादा वाला, तो ये 2 पैटर्न क्यों बने हैं, इसका रीजन दिया जाता है sp मिक्सिंग से। इसका रीजन किससे दिया जाता है, sp मिक्सिंग से दिया जाता है। अब देखो क्या है, बोरोन के मैग्नेटिक बिहेवियर पे कमेंट करना है। बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 10 होते हैं, यानी कि 14 से कम। तो इसके लिए क्या पैटर्न होगा, 21-21। तो अगर sp मिक्सिंग होती, यानी अगर ओरिजिनल पैटर्न में यूज करता, तो 2 ऑर्बिटल पहले लिखता। क्या लिखता, पाई 2px पाई 2py, और उस कंडीशन में 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले हो गए, 9 10, ये कैसा होता, पैरामैग्नेटिक होता। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते और मैग्नेटिक मोमेंट √8 होता। लेकिन क्या लिखा है, sp मिक्सिंग वॉयलेट कर गई, sp मिक्सिंग नहीं है। तो यानी कि वैसा बिहेवियर मत रखो जो हमने अभी 14 से कम के लिए बताया था, बल्कि वैसा रखो जो 14 से ज्यादा के लिए बताया था। तो
पैटर्न क्या हो जाएगा 1 2 2 1, यानी कि सिग्मा 2pz वाला हो जाएगा बिहेवियर, सिग्मा 2pz वाला। तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन 2pz में चले गए 10। लेकिन अगर 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, अरे नहीं आ रहा है यार समझ में, अरे भैया ये जो दो पैटर्न होते हैं 14 से पहले वाला अलग, 14 के बाद वाला अलग, इसका रीजन sp मिक्सिंग से दिया जाता है। बोरॉन के ऊपर कमेंट करना है। B2 में क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 21 पैटर्न फॉलो होगा। पहले π2px π2py में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, तब जाके अगर देखा जाए असल में तो तब जाके सिग्मा 2pz आएगा, ठीक है कि नहीं। 21 लिख दिया मैंने, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है इसलिए हुड्स रूल को फॉलो किया है। लेकिन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। लेकिन सवाल में उसने कहा है वॉयलेट कर दो इसे, किसे, sp मिक्सिंग को, मानो ही मत। तो अगर sp मिक्सिंग में नहीं मानूंगा तो फिर तो सारों के सारों इलेक्ट्रॉन का 20 के 20 इलेक्ट्रॉन का एक ही पैटर्न हो जाएगा। वो क्या पैटर्न होता है 12 21, और अगर 12 21 होगा तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा और π2px π2py बाद में आ जाएगा। फिर तो सबका पैटर्न सेम हो जाएगा ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले हो गए, B2 के जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2pz में जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। अब ये कैसा हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो IIT के इस सवाल का जवाब था अगर sp मिक्सिंग को वॉयलेट किया जाए तो B2 जो है वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ये तो आया था 2012-13 में। इससे पहले ये सवाल 2010 नहीं 1990 IIT में आया था। हाँ 1990 IIT में, और उससे भी पहले बहुत सारे पेपर में। ये sp मिक्सिंग का कंसेप्ट तो आया 2012-13 में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इससे पहले ये सवाल आया था 1990 में कि यहाँ पर अगर हुड्स रूल को फॉलो ना किया जाए, इफ हुड्स रूल इज नॉट ओबेड, तब क्या फर्क पड़ेगा। तब भी यही बात है, अगर हुड्स रूल ओबे ना किया जाए, यानी कि इस 2px 2py में एक एक करके इलेक्ट्रॉन ना भरे जाएं, बल्कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तुरंत करा दी जाए, तब भी क्या होगा डायामैग्नेटिक ही होगा। क्यों भाई, अरे नहीं समझे। अरे जब हुड्स रूल फॉलो करेंगे तभी तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, क्योंकि एनर्जी सेम है। हुड्स रूल कहता है कि सेम एनर्जी को ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन भरने हो तो तब तक पेयरिंग नहीं होती जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। लेकिन हुड्स रूल फॉलो नहीं करना। 1990 का IIT का सवाल कहता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन 2px में सीधे डाल दो, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें डाले तो सारे पेयर हो गए, पेयर हो गए तो डायामैग्नेटिक हो गया। अब पूछा था बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्ड ऑर्डर अब भी 1 है, बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ा, 2 - 0 का हाफ 1, बॉन्ड ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे नहीं समझेगा यार, एक बार हुड्स रूल की टर्म्स में पूछ लिया और एक बार sp मिक्सिंग की टर्म्स में पूछ लिया। वीडियो रिपीट कर करके देखो, समझ में आ जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुनो एडवांस के लिए। ऑक्सीजन का मैंने MOT डायग्राम लिख दिया है। बताना है ऑक्सीजन का होमो क्या है, ऑक्सीजन का लूमो क्या है। होमो की फुल फॉर्म लिखो भी सुनो भी, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि लास्ट वाला ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो किसमें इलेक्ट्रॉन है जी, π*2p में। तो इसका जवाब हो जाएगा π*2p। देखो ऑक्सीजन का होमो क्या है, π*2p। आगे समझ में, क्योंकि π*2p में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, एंटी बॉन्डिंग होमो का पता लग गया। होमो क्या है, एंटी बॉन्डिंग 2p ऑर्बिटल है। अब लूमो की फुल फॉर्म है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी सबसे पहले वाला, अनऑक्यूपाइड मतलब खाली, लोएस्ट मतलब होमो से नेक्स्ट वाला। और नेक्स्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो जो सब एनर्जी में लोएस्ट हो, यानी कि होमो के जस्ट करीब हो, यानी कि होमो से तुरंत बाद वाला। होमो से तुरंत
तुरंत बाद वाला लूमो होता है। नहीं समझे? अबे ये होमो है क्योंकि ये तो ऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड ये है ना, और ये एनर्जी में सबसे कम है, उसके बाद जो होगा उसके एनर्जी तो ज्यादा होगी। तो सबसे करीब होमो के ये है, होमो के जस्ट बाद जो होता है वो लूमो होता है। ये जो होमो है ये तो ऑक्यूपाइड है, ये अनऑक्यूपाइड है, तो यही लूमो है। तो यहां क्या लिख देंगे, सिग्मा स्टार 2p, ये मेरा क्या है, लूमो। बस ये आंसर हो गया, एक बार सोच लो। होमो लूमो के ऊपर एडवांस में लगातार एक ही सवाल आता है, कई बार आ चुका है, व्हाई ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड बट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कलरलेस। तो पहले तो ये सुन लो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कलरलेस क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के होमो और लूमो के बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। होमो से इलेक्ट्रॉन लूमो में एक्साइट नहीं हो पाते क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साइज स्मॉल है, एक्साइटमेंट इलेक्ट्रॉन का लूमो में नहीं होता, तो हमें स्पेक्ट्रा विजिबल रीजन या किसी भी रीजन में मिलता ही नहीं है। स्पेक्ट्रा नहीं मिलता तो कलर भी नहीं मिलते। ठीक है, मैंने क्या रीजन लिखा है, द एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो इन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज वेरी हाई। डाई ऑक्सीजन और डाई नाइट्रोजन में वेरी हाई है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट गेट एक्साइटेड फ्रॉम होमो टू लूमो एंड आर कलरलेस, बट इन हैलोजेंस this gap is small, but in halogens this gap is small, so they are colored। अब ऐसा मत समझ लेना कि ये जो गैप है ये ज्यादा, ये तो ऑर्बिटल पास पास लिखे हैं, थोड़ा और पास को लिख दो गैप कम हो जाएगा, ये मतलब नहीं होता। ये होमो है ये लूमो है, इनके बीच की जो एनर्जी का गैप है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ऐसे तो तुम अपनी मर्जी से इसे पास लिख दो उसे दूर लिख दो, लो जी दूर हो गया ज्यादा, ऐसे नहीं चलता। ये तो थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। तो जो हैलोजेंस हैं उनके होमो और लूमो के बीच का गैप बहुत ही कम है, इसलिए उनमें स्पेक्ट्रम बनता है। कैसे बनता है, होमो से इलेक्ट्रॉन लूमो में जाते हैं, एक्साइट होकर सनलाइट से फोटोन लेंगे, एक्साइट होंगे, लूमो में जाएंगे, वापस आएंगे, एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज करेंगे। जो वो रिलीज एनर्जी है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो विजिबल रीजन में बनेगा और हमें कलर दिखाई देगा। फ्लोरीन का कलर कैसा होता है, पेल येलो। ठीक, क्लोरीन भी कैसी होती है, ग्रीनिश येलो। ये येलो क्यों होती है समझ लो। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फ्लोरीन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, क्लोरीन पे भी ज्यादा ही अट्रैक्शन है। तो इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए मतलब कम वेवलेंथ चाहिए। कम वेवलेंथ मतलब वॉयलेट या इंडिगो कलर को ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर वॉयलेट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो दिखाई देगा। एक बार फिर सुनो, फ्लोरीन और क्लोरीन के साइज छोटे हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है तो होमो से लूमो में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। और एनर्जी क्या होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, E = hc/λ। तो अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो लैम्डा वेवलेंथ कम होनी चाहिए। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट की। अगर वॉयलेट को एब्जॉर्ब किया तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसा दिखाई देगा, येलो। समझ में आ गया कि फ्लोरीन और क्लोरीन क्यों कैसे हैं, येलो है। फ्लोरीन होता है पेल येलो, क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन होता है इसी तरह रेडिश ब्राउन, और आयोडीन कैसा होता है, वॉयलेट। क्योंकि आयोडीन के इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्साइट हो जाएंगे, बहुत कम गैप होगा, तो आयोडीन के लिए एनर्जी कम चाहिए, तो ज्यादा वेवलेंथ वाला फोटोन चाहिएगा, रेड वाला। और रेड, एक मिनट मुझे एक सेकंड रुको, कंफ्यूज ना होना चाहिए। हाँ जरा देखो, आयोडीन का साइज बड़ा है, होमो लूमो के बीच गैप बहुत कम है, तो क्या चाहिए मुझे, कम एनर्जी चाहिए। कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए तो लैम्डा ज्यादा होना चाहिए। तो ऑरेंज येलो का जो है वो लैम्डा ज्यादा है, तो ऑरेंज येलो वाला जो है क्या कर लेंगे, येलो वाला, ऑरेंज येलो वाला फोटोन
एब्जॉर्ब कर लेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखाई देगा मुझे, वॉयलेट दिखाई देगा। तो इसलिए आयोडीन कैसी होती है, वॉयलेट होती है। तो मैं क्या बोला, लिख लो, ये कलर व्हील कहलाता है, आप सबको पता होगा। साइज ऑफ डाइफ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज मोर, सो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन रिक्वायर मोर एनर्जी टू एक्साइट फ्रॉम होमो टू लूमो। ठीक, एक बार फिर सुनो, साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज मोर, therefore electron of fluorine required more energy to excite from HOMO to LUMO. Violet color has high energy, so fluorine absorb violet color and gain complementary color of violet, that is yellow. ठीक, जैसे मैंने फ्लोरीन का बोला है वैसे ही आयोडीन का भी आप लिख सकते हैं। आयोडीन को क्या चाहिए, कम एनर्जी। कम एनर्जी कौन से कलर की है, कम एनर्जी है ऑरेंज येलो की, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री वॉयलेट दिखाई देगा। तो ये एडवांस लेवल का एमओटी था, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन फिर भी मैंने अपनी ट्रिक से किए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे भी देखे जहां मेरी ट्रिक फेल हो गई थी। एमओटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग का बैकबोन है, इससे एडवांस तक में सवाल आते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और ये सब कीजिए, जिससे कि जिन बच्चों को मेरे चैनल का नहीं पता है वो भी इस वीडियो का फायदा उठा ले। ये वीडियो एडवांस के लिए बड़े काम की है और नीट जेईई मेंस वाले भी इसे जरूर देखें, उनमें भी आ सकते हैं सवाल नए। तो ठीक है, फिर दीजिए इजाजत। आखिर में वही कि भाई सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, जो आपको करना है करते तो आप वही हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।